नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 8वें पे कमीशन की कमेटी गठित करने के बाद पहली बड़ी खबर आई है दोस्तों। पेंशनर्स ने 8वें पे कमीशन की शिकायत माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को कर दी है। जी हां, अब इस कमेटी को लेकर पेंशनर्स नाखुश हैं। क्या है मसला, आगे समझेंगे। ऐसा एक रिपोर्ट सामने आया है दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, हम सबको जानना जरूरी है। पेंशनर्स होने के नाते आपको हमें ये चीजें समझनी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि 8वां पे कमीशन अभी गठित हो चुका है। आने वाले समय में किस तरीके से ये काम करेगा और क्या क्या इसका प्रारूप बनता जाएगा, उसको हर बारीकी को समझना जरूरी है, जो आपको मैं समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वां पे कमीशन का जब फिटमेंट फैक्टर बनेगा तो उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि दो तरीके के कंपोनेंट्स को लेकर के जब जुड़ जाएंगे तब जाकर के हमारा फिटमेंट फैक्टर बनेगा। और एक कंपोनेंट तो होगा जो पहले से ही निर्धारित होगा, और एक कंपोनेंट होगा जो 8वां पे कमीशन अपने रिकमेंडेशन के जरिए भारत सरकार के साथ विचार विमर्श करने के बाद तय करेगी। तो जो कंपोनेंट पहले से ही तय होना है, जो पहले से ही निर्धारित होना है, वो अब लगभग तय हो गया है। जी हां दोस्तों, यानी कि अगर मैं कहूं तो फिटमेंट फैक्टर हूबहू जितना मिलेगा उसका 50% फिटमेंट फैक्टर तय हो चुका है। अब केवल बाकी रह जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि रिकमेंडेशन जो पे कमीशन का जाएगा, जो विचार विमर्श होगा, उससे निकल के आने वाला कंपोनेंट। तो इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे ही आंकड़े भारत सरकार की तरफ से ही जारी हो चुके हैं। इन आंकड़ों के बेस पर समझेंगे दोस्तों कि फिटमेंट फैक्टर में 50% क्या तय हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। दो विषय हैं आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले लेकिन मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर आपको आने वाले समय में निरंतर सैनिक पाठशाला चैनल के वीडियोस अगर कंटिन्यूअसली देखना है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सामने के आंकड़े देखिए, बहुत सारे अभी भी ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस देखते हैं लेकिन वो चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है। तो इसीलिए आप अगर चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे वीडियोस कंटिन्यूअसली देखिए दोस्तों, कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको कोई वीडियो का नोटिफिकेशन ना मिले, इसीलिए नुकसान में आप ही रहेंगे। वैसे जिन्होंने एक बार सब्सक्राइब कर लिया है, केवल एक ही बार सब्सक्राइब करना, आगे फिर से सब्सक्राइब की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना कंप्लीटली आपके विलिंगनेस के ऊपर है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, और जानकारी है 8वें वेतन आयोग के अंतरिम संदर्भ शर्तों से पुराने पेंशनर्स नाराज हैं। ये है कारण। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ अंतरिम संदर्भ शर्त इसलिए कहा दोस्तों, क्योंकि जो संदर्भ शर्तें अभी सामने आई है वो केवल प्रेस नोट के जरिए सामने आई हैं, कोई भी गैजेट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, इसलिए मैंने कहा अंतरिम संदर्भ शर्तें। लेकिन जो अंतरिम संदर्भ शर्तें निकली हैं, जो टीओआर निकली हैं, जो डिक्लेरेशन सरकार से हुआ है, उससे पुराने पेंशनर्स खफा हैं, वो नाराज हो गए हैं। और उसके कारण क्या है समझिए दोस्तों, क्योंकि हम सबको यह समझना जरूरी है, क्योंकि हम भी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही आने वाले पेंशनर हैं, हम भी पुराने पेंशनर्स में ही काउंट होते हैं। डिफेंस पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, सभी के लिए जानकारी। चलिए क्या है ये 8CPC की शुरुआत में ही पेंशनर्स की गरिमा को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। जी हां, यह शिकायत की गई है पेंशनर की तरफ से कि 8वें पे कमीशन के शुरू में ही पेंशनर की गरिमा को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। बकायदा ऐसा एक रिपोर्ट सामने आया है और माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को यह शिकायत भेज दी गई है, ऐसा भी उस रिपोर्ट में बताया गया है। वो आगे आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। और साथ ही साथ पेंशनर के लिए क्यों विशेष शर्त नहीं है 8वें पे कमीशन में, यह सवाल भी किया गया है। चलिए इसके साथ ही साथ आप समझिए, वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से 8CPC के टीओआर की शिकायत कर दी गई है। जी हां, वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को लेटर भी भेज दिया गया है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। तो चलिए जो रिपोर्ट सामने आया है वो देखते हैं दोस्तों। 8वें पे कमीशन के गठन होने के बाद पेंशनर्स के द्वारा ये पहली प्रतिक्रिया दी गई है और पेंशनर्स द्वारा कहीं ना कहीं लिखित में माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को अपनी शिकायत सौंप दी गई है। पेंशनर्स आहत हैं। 8वें पे कमीशन में पेंशनर्स के लिए जो लाइन लिखी गई है संदर्भ शर्तों में, उससे आहत हैं, ऐसी जानकारी इस रिपोर्ट से सामने आ रही है दोस्तों रिपोर्ट पूरा अंग्रेजी में है, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, लेकिन जिनको भी अंग्रेजी में समझना है आप मेरे वॉइस को डाउन करके, वॉइस को म्यूट करके आप अंग्रेजी वाला पोर्शन पढ़ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को समझ में आ जाए इसलिए पूरा रिपोर्ट में हिंदी में समझाऊंगा किस तरीके से 8वें पे कमीशन की अब जो है गठित होते ही शिकायत भी पहुंच चुकी है। आप जैसे देख पा रहे हैं, अनफंडेड पेंशन
term in HCPC TOR an insult to pensioners। सी श्री कुमार, और ये कहा किसने है? सी श्री कुमार जी ने कहा है, और ये है केंद्रीय कर्मचारियों के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन के भी प्रतिनिधि हैं। तो इनके द्वारा ये कहा जाना और भारत पेंशनर समाज द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को लेटर लिखा जाना बेहद महत्वपूर्ण है। अब यहां से रिपोर्ट शुरू होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ओपिनियन पीस। अब देख रहे हैं यहाँ पर अंग्रेजी में है, चलिए मैं आपको हिंदी में सीधा सीधा समझाना शुरू करूंगा। जिनको अंग्रेजी में समझना है वो मेरे आवाज को म्यूट करें और पूरा अंग्रेजी में पढ़ करके समझ लें। चलिए हिंदी में इसमें क्या लिखा हुआ है वो समझा देता हूं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वरिष्ठ नेता और अनुभवी ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि सी श्री कुमार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि सीपीसी की संदर्भ शर्तों टीओआर में गैर अंशदायी पेंशन योजना की अवित्त पोषित लागत शब्द के इस्तेमाल की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों सहित लाखों पेंशन भोगियों का अपमान बताया, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। अगला पैराग्राफ में दोस्तों उन्होंने तर्क दिया है कि इस तरह की शब्दावली पेंशन भोगियों को सरकारी खजाने पर बोझ के रूप में गलत तरीके से पेश करती है और जनता को यह विश्वास दिलाती है कि पेंशन का भुगतान करदाताओं के पैसे से किया जाता है। श्री कुमार ने जोर देकर कहा, इस देश का निर्माण करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और सम्मान को इस तरह से कम नहीं किया जा सकता। आगे दोस्तों पिछले वेतन आयोगों से तुलना भी उन्होंने किया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कंपैरिजन विद प्रीवियस पे कमीशंस, और इस तुलना को करते हुए श्री कुमार ने कहा कि छठे और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग को पेंशन की संरचना और संशोधन की जांच करने का स्पष्ट आदेश दिया गया था, जिसमें 2 पॉइंट आप देखिए। छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के लिए पेंशन, ग्रेच्युइटी और पारिवारिक पेंशन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया। अगला पॉइंट है, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में नई पेंशन योजना के कार्यान्वयन की तिथि से पहले सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन संशोधन को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था। अगला जो पैराग्राफ है इसमें भी महत्वपूर्ण जानकारी है। इस पैराग्राफ में कहा गया है, इसके विपरीत 8वें वेतन आयोग द्वारा अनफंडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन के संदर्भ में की गई शब्दावली ने पेंशन भोगियों में गहरी चिंता पैदा कर दी है, जिसके कारण भारत पेंशनर्स समाज यानी कि बीपीएस जैसे संगठनों ने पेंशन संशोधन का कोई स्पष्ट उल्लेख न किए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। बीपीएस ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर 2004 से 2004 के बाद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों दोनों के लिए पेंशन और महंगाई राहत संशोधन के प्रावधान शामिल करने का आग्रह किया है। यानी कि दोस्तों भारत पेंशनर समाज द्वारा ऑलरेडी लेटर लिखा जा चुका है, ये यहाँ पर कहा गया है। अगले पैराग्राफ में कहा गया है, AITUC और CITU सहित ट्रेड यूनियन ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त करते हुए बयान जारी किए हैं। ये यहां तक का। आगे देखिए दोस्तों, हिस्टोरिकल एंड लीगल कॉन्टेक्स्ट क्या है इसमें वो भी यहां पर बताया गया है। सबसे पहले देखिए ऐतिहासिक और कानूनी संदर्भ। श्री कुमार ने याद दिलाया कि जब अंशदायी भविष्य निधि, ये पुरानी बात है, इसको भी समझना आपको जरूरी है दोस्तों। उन्होंने याद दिलाया कि अंशदायी भविष्य निधि यानी सीपीएफ योजना को सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत वैधानिक पेंशन प्रणाली से बदल दिया गया था, तो सरकार से कर्मचारियों की ओर से अंशदान करके एक पेंशन निधि बनाने की अपेक्षा की गई थी। हालांकि ऐसा कोई कोष कभी स्थापित नहीं किया गया, जिसके कारण पेंशन का भुगतान भारत की संचित निधि से ही किया जाने लगा। ये हिस्टोरिक चीज है दोस्तों, जो हमें भी समझना जरूरी है। आगे दोस्तों उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ऐतिहासिक डीएस नकारा मामले का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्या था। दोस्तों डीएस नकारा का एक महत्वपूर्ण फैसला है पेंशनर्स के फेवर में, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, पॉइंट क्या है जो आप सामने देख पा रहे हैं। पहला पॉइंट है, पेंशन पूर्व सेवा के माध्यम से अर्जित अधिकार है, दान नहीं है। दूसरा पॉइंट है, सभी पेंशन भोगी एक ही वर्ग के होते हैं, सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर मनमाना भेद नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट, नियोक्ता के विवेक पर पेंशन रोकी नहीं जा सकती। चौथा पॉइंट आप देखिए दोस्तों, वित्तीय बाधाएं पेंशन भोगियों के बीच भेदभाव को उचित नहीं ठहरा सकती है। अगला दोस्तों, भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। देखिए ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिस्से हैं दोस्तों, जो कि पेंशनर के फेवर में बहुत पुराना ये जजमेंट है।
जो कि डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस था। अगला दोस्तों यहां पर लिखा गया है कॉल ऑफ गवर्नमेंट एक्शन, यानी कि यहां पर कहा गया है कि सरकारी कार्रवाई का आह्वान। श्री कुमार ने सरकार से आग्रह किया कि वह 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को निर्देश दे कि वह सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो, 1 जनवरी 2026 से पेंशन संशोधन और संबंधित लाभों की स्पष्ट रूप से सिफारिश करे। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन्होंने नई पेंशन योजना एनपीएस को समाप्त करने और लगभग 25 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लाने की भी मांग दोहराई है। देखिए यहाँ पर कुछ ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम्स से जुड़े हुए कुछ और भी मांगे हैं। जब गैजेट पब्लिश होगा तो हम आशा करते हैं कि भारत सरकार पेंशनर्स के लिए, जो पुराने पेंशनर्स हैं उनके लिए इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए पेंशनर्स का भी पेंशन रिवीजन या जो भी चीजें उनको एंटाइटल है, एफएमए वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको रिवीजन करने की जरूरत है, तो उन सभी चीजों को इंक्लूड करते हुए अच्छी तरीके से डिटेल में गैजेट नोटिफिकेशन में संदर्भ शर्तें जारी की जाएं, ये हमारी भी अपील है सरकार से। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के पास जब अगर ये मसला पहुंच चुका है तो हम आशा करते हैं कि गैजेट नोटिफिकेशन में इस तरीके से पेंशनर्स को दुख देने वाली कोई भी शब्द या सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चलिए अब दोस्तों आगे बात करते हैं, और वो बात करते हैं 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर में 2 कंपोनेंट्स है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 2 कंपोनेंट्स होते हैं 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर बनाते टाइम। एक में से लिया जाता है 50% और दूसरे कंपोनेंट से लिया जाता है 50%। जी हाँ, आपको आसान भाषा में समझाता हूं दोस्तों, 2 फैक्टर्स को मिल करके फिटमेंट फैक्टर बनता है, और एक फैक्टर है जो पहले से ही निर्धारित होता है, दूसरा फैक्टर है जो 8वें पे कमीशन का रिकमेंडेशन के बाद सरकार के साथ सलाह मशवरा करने के बाद निकल के आता है, और पहला फैक्टर हुआ डीएडीआर से मिलने वाला फिटमेंट फैक्टर। जी हां, डीएडीआर से जितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा उसके साथ जब सरकार के और पे कमीशन के रिकमेंडेशन के जरिए फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, दोनों को मिलाने के बाद फाइनल फिटमेंट फैक्टर बनता है। जैसे कि अगर मैं आपको 7वें पे कमीशन की समझा दूं तो 7वें पे कमीशन के समय में ये सामने रिपोर्ट आप देखिए, इस रिपोर्ट को अगर ध्यान से समझेंगे तो इसमें पता चलेगा दोस्तों कि डीएडीआर को मर्ज करते ही 2.25 का फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी बन चुका था, यानी कि ये पूर्व निर्धारित फिटमेंट फैक्टर था जो कहीं बदलने की जरूरत नहीं थी, डीएडीआर की वजह से बना हुआ फिटमेंट फैक्टर था। अब दूसरा फिटमेंट फैक्टर है दोस्तों जो कि सरकार ने दिया है, जो 7वें पे कमीशन के साथ सरकार का सलाह मशवरा के बाद जो निकला था 14.3% की बढ़ोतरी, जिसकी वजह से जो परसेंटेज में काउंट होता था वो होता था 0.32 बनता था। तो 2.25 को 0.32 से जोड़ने के बाद 2.57 7वें पे कमीशन में बना था, जो अभी आपने सामने रिपोर्ट में समझा दोस्तों। तो इसी तरीके से 8वें पे कमीशन में भी जब डीए को मर्ज किया जाएगा तो पूर्व निर्धारित फिटमेंट फैक्टर बन जाएगा, लेकिन आगे जब पे कमीशन रिकमेंडेशन सबमिट करेगा, सरकार के साथ बैठक करेगा, सरकार की तरफ से मिलने वाली बढ़ोतरी को लेगा, उसके बाद दूसरा फैक्टर जुड़ेगा पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर में। तो जो पहला फिटमेंट फैक्टर है दोस्तों ये लगभग अब तय होता हुआ सामने आ रहा है। जी हां, ऐसे ही आंकड़े सामने आए हैं, ये सामने देखिए, ये डीएडीआर का सितंबर महीने का एआईसीपीआई के आंकड़े हैं। अगस्त महीने में ये आंकड़े 147.1 थे एआईसीपीआई के, अब सितंबर के महीने में ये आंकड़े थोड़ा सा 0.2 की बढ़ोतरी होकर के 147.3 हुआ है। तो दोस्तों अब मैं अपनी तरफ से लगभग 99% तय हूं, 99% श्योर हूं कि अब हमारा डीएडीआर कितना होने वाला है, यानी कि जो एक फैक्टर हमें मिलेगा डीएडीआर की वजह से 1 जनवरी 2026 के डेट का डीएडीआर की वजह से, वो अब लगभग फाइनल हो चुका है। वो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आंकड़े ऐसा ही सामने आए हैं दोस्तों। ये देखिए, अब डीएडीआर की बढ़ोतरी का ये जो गणित आप देख पा रहे हैं, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जून में हमारा जो आंकड़ा था एआईसीपीआई का 145 का था, और हमारा डीएडीआर पहुंचा था 58.18, जिसके बाद हमें जुलाई 2025 से 58% हमें डीएडीआर मिलना शुरू हो गया है। हालांकि डीएडीआर का परसेंटेज 58.18 था, लेकिन हमें मिला कितना, 58 के हिसाब से मिलना शुरू हो गया। अब दोस्तों जुलाई के आंकड़े देखिए 146.5 हुए हैं, काफी अच्छा उछाल हुआ है, 1.5 पॉइंट का उछाल हुआ है एआईसीपीआई के आंकड़ों में। फिर अगस्त के आंकड़े देखिए 147.1 यानी कि 0.6 का उछाल हुआ है, और सितंबर में लेकिन बहुत कम उछाल हुआ है, 0.2 का उछाल हुआ है।
तो इतना सारा 3 महीने का उछाल को अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए अभी कितना डीआर का परसेंटेज पहुंच रहा है, डीए का परसेंटेज पहुंच रहा है। सितंबर तक के आंकड़ों के हिसाब से डीआर का परसेंटेज है 59.31। अब देखिए 58.18 तो जून में था, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का लगाकर कितना हुआ है 59.31। तो बढ़ोतरी कितने की हुई है? 3 महीनों के आंकड़े से 1.13 की बढ़ोतरी हुई है। जी हां, अब आगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आंकड़े आने हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आंकड़ों में अगर 1.69 या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी होगी तभी जाकर के डीएडीआर 61% पहुंचेगा। और जिस तरीके से पिछले 3 महीने में अच्छी खासी बढ़ोतरी एआईसीपीआई में होने के बावजूद भी केवल 1.3 की बढ़ोतरी हुई, तो अब ये लगभग तय है 99% में अपनी तरफ से श्योर हूं कि आने वाले समय में जो हमारा डीएडीआर का दिसंबर तक के आंकड़ों के बेस पर बनेगा वो 60.99 ज्यादा से ज्यादा जाएगा, यानी कि उससे नीचे ही रहने वाला है। क्योंकि 61 डीए लेने के लिए परसेंट डीए लेने के लिए 60.99 में भी आपको नहीं मिलेगा, पिछली बार हमने देख रखा है। तो इसलिए 61% ही डीएडीआर का आंकड़ा पहुंचना है, जो पहुंचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि 8वें पे कमीशन में ये जो पहला कंपोनेंट है वो तय है, और वो कितना है 1.6। जी हां, अब 1.6 फिटमेंट फैक्टर डीएडीआर की वजह से मिलेगा, ये लगभग तय है। अब आगे सरकार की तरफ से जो मिलना है वो पे कमीशन का रिकमेंडेशन, पे कमीशन के साथ सरकार का विचार विमर्श के बाद पता चलेगा सरकार कितना परसेंट की बढ़ोतरी देगी, और उस फिटमेंट फैक्टर को जब हम यहां जोड़ेंगे तब जाकर के बनेगा फाइनल फिटमेंट फैक्टर, और ये 50% और ये 50% जोड़ के बनेगा 100%। तो समझ गए दोस्तों, चाहे फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो, चाहे 2.14 हो, चाहे 2.46 हो, इसमें एक कंपोनेंट अब लगभग तय है और वो है 1.6। अब आगे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बढ़ोतरी मिलेगी वो जुड़ेगा 1.6 में, और हमारा फाइनल फिटमेंट फैक्टर तय हो जाएगा 8वां पे कमीशन का, क्योंकि आंकड़े उसी ओर इशारा कर रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।